मास्टर स्ट्रोक का हो गया। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और शुरुआत अब हम उस खबर से करने जा रहे हैं जो आज पूरे देश में ट्रेंडिंग है, जिसकी वजह से चीन को पसीना आ रहा है। असल में अमेरिका ने साउथ चाइना सी में वॉरशिप भेजकर चीन को तो परेशान कर दिया है। चीन कुछ रिएक्शन दे पाता उससे पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चीन की परेशानी और बढ़ा दी। आज एलएसी के पास और चीन की चौखट के करीब खड़े होकर अमित शाह ने जिनपिंग और उनकी जंगी सनक वाली सेना की धज्जियां उड़ा दी हैं। अमित शाह की दहाड़ सुनकर चीन चित हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के किबिथु पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह आक्रामक मूड में थे। देश के अंदर और देश के बाहर एलएसी पर जितने भी सवाल उठते थे, अमित शाह ने अपने अंदाज में क्लियर कट जवाब दिया। कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। विस्तारवाद के विलन चीन की अकड़ को तोड़ने के लिए शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की। एलएसी पर बसे जिस किबिथु गांव को चीनी सैनिक बिना दूरबीन के देखते हैं, उस गांव से अमित शाह ने ऐसी हुंकार भरी कि चीन की चूलें हिल गई। और हमारी सीमा, इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा। ये हमारी सरकार की नीति है। हमने सीमाओं की सुरक्षा को ही राष्ट्र की सुरक्षा माना है। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नरेंद्र मोदी जी ने अपनी प्रायोरिटी में रखा है। अब यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा बॉर्डर इशू आखिर है क्या। चीन और भारत के बीच 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जो कि ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न सेक्टर में बटा है। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर चीन से लगता है, जो 1340 किलोमीटर लंबा है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता है, जबकि सच ये है कि तिब्बत पर अवैध कब्जा खुद चीन का है। कुछ दिनों पहले चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए। चूंकि अरुणाचल क्षेत्रफल के लिहाज से नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ से चीन का बड़ा हिस्सा भारतीय सेना के मिसाइल रेंज में है, इसीलिए विस्तारवाद का भूखा चीन अरुणाचल को लेकर षड्यंत्र करता है। दिसंबर 2022 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दौसा में अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ पर सरकार से सवाल पूछे थे। भारतीय सेना पर राहुल की टिप्पणी से सरकार नाराजगी हुई थी। अमित शाह ने उसी अरुणाचल से सरकार का जवाब दिया। सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। अरुणाचल वासी सामने मिलता है तो नमस्ते नहीं कहता है, वो जय हिंद बोलकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। शाह यही नहीं रुके, अरुणाचल को सनातन संस्कृति से जोड़ते हुए ये भी कह दिया कि इस प्रदेश को इसका नाम भगवान परशुराम ने दिया है। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी कहा कि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो अरुणाचल में आकर आराम करेंगे। और देखिए, इसी दौरे में जब अमित शाह से चीन का नाम लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने चीन का नाम लेकर ही जवाब दिया। कहा चीन बॉर्डर का सवाल है तो सुई की नोक जितनी जमीन भी चीन नहीं ले सकता जब तक मेरे आईटीबीपी के जवान वहां तैनात हैं। तो सुई की नोक बराबर जमीन भी चीन नहीं ले सकता। चीन को आईना दिखाने का काम गृहमंत्री अमित शाह ने किया और साथ ही साथ आईटीबीपी के जवानों का हौसला भी गृहमंत्री अमित शाह ने आज बढ़ाया। सीमावर्ती गांवों में देशभक्ति जगाना हो, उनके लिए सरकार ने जो योजनाएं बनाई है उन योद्धाओं को जमीन पर पहुंचाना हो, हर जिम्मेदारी जो आईटीबीपी को दी गई वो आईटीबीपी ने सुपेरे बहुत संतोषजनक तरीके से उसका निर्वहन किया है, इसको पार उतारा है। मैं देश का गृह मंत्री हूं, मुझे हमेशा गर्व होता है कि देश की सबसे कठिन सीमा पर हमारे हिमवीर डटे हुए हैं, इसलिए देश की ये सीमा सुरक्षित है। चाइना बॉर्डर का सवाल है, सुई की नोक जितनी भूमि भी चाइना अधिग्रहण नहीं कर सकता जब तक मेरा आईटीबीपी का जवान वहां उपस्थित है। इसी के असल में ये जो जिनपिंग नीति है, ये दुनिया के लिए विनाश के दरवाजे खोल रही है। ताइवान को घेरकर तीसरे दिन चीन ने बारूद की बारिश कर दी। जमीन, समंदर, आसमान से विध्वंसक हथियारों की ताकत दिखा दी। हालात इतने बिगड़ गए कि अमेरिका को साउथ चाइना सी के करीब अपना सुपर फाइटर भेजना पड़ा और अब अमेरिका को भी लगने लगा है कि चाइना टाउन में कुछ बड़ा पक रहा है। और चूंकि 10 अप्रैल को चीन की वॉर ड्रिल का आखिरी दिन था, इसलिए पीएलए की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रॉकेट ब्रिगेड ने बारूद की नॉन स्टॉप बरसात कर दी।
चीन के चैनल्स पर युद्धाभ्यास की नॉनस्टॉप कवरेज जारी थी। माहौल ऐसा बनाया गया मानो चीन ने वाकई ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया हो और हमला बस होने ही वाला है। ताइवान की दहलीज पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लगातार तीसरे दिन जंग को भड़काने की जरूरत को जारी रखा। ताइवानी सेना के जहाजों और हथियारों के प्रोटोटाइप्स को बनाकर उनके खिलाफ मॉक स्ट्राइक की गई। दुनिया के लिए चीन ने इस एक्सरसाइज का नाम कॉम्बैट रेडिनेस पेट्रोल रखा, लेकिन यह समझना मुश्किल नहीं कि इसके पीछे ड्रैगन की असली मंशा आखिर क्या है। अमेरिका के साथ मजबूत होते रिश्ते से चीन बौखलाया है। अमेरिका ने यह कहकर चीन को डरा दिया कि ताइवान को वो अपने हथियार देगा, जरूरत पड़ेगी तो सैनिक भेज देगा। लिहाजा चीन के लिए ताइवान को खौफजदा करना जरूरी हो गया था। ताइवान स्ट्रेट्स में उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी इलाके सबसे संवेदनशील हैं। चीन ने इन्हीं वॉर जोन से फाइनल असॉल्ट की तैयारी की है। PLA की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने साफ साफ कहा है कि ताइवान को आजादी के लिए भड़काने वालों के खिलाफ हमारी ये ड्रिल एक वार्निंग है। चाइना की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने इस वॉर ड्रिल में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर शानडोंग उतारकर अमेरिका को भी रेड सिग्नल देने की कोशिश की, जिसका जवाब अमेरिका ने अपने अंदाज में दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में अपना महाविध्वंसक पोत उतार दिया है। अमेरिका चीन को चेतावनी देना चाहता है। पेंटागन भी चीन की छोटी से छोटी हरकत पर बारीक नजर बनाए हुए। अब इस एनिमेशन को गौर से देखिए। चाइना ने इस एनिमेशन के जरिए यह दिखाने की कोशिश की कि जब वो ताइवान पर हमला करेगा तो ताइवान का क्या हश्र होगा। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, लेकिन चीन के आक्रामक तेवरों के आगे ताइवान भी सीना तान कर खड़ा है। Meanwhile, our air defense units have remained on high alert. They closely monitor every possible target and react to contingencies accordingly. ताइवान सिर्फ एक द्वीप नहीं, दो महाशक्तियों के बीच का ऐसा अखाड़ा है जिसमें जो जीतेगा वही सुपर बॉस कहलाएगा। इसीलिए अब ताइवान पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे नजर तो दुनिया की पाकिस्तान पर भी है, क्योंकि ठीक 11 महीने पहले इमरान खान को सत्ता से बेदखल कर शरीफ कुर्सी पर काबिज हुए, लेकिन जैसा षड्यंत्र, जैसी चालबाजी मियां शरीफ ने इमरान के साथ की थी ना, आज ठीक वैसा ही धोखा शहबाज शरीफ को मिला है। रात भर इस्लामाबाद में हाई लेवल मीटिंग होती रही। चाचा भतीजे की जंग ने आखिर कैसे पाकिस्तान में तख्ता पलट की डेट फाइनल की है, कैसे पाकिस्तान में फौजी निजामत का रेड अलर्ट जारी हुआ है, ये आपको जरूर जानना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रात भर इस्लामाबाद के सियासी गलियारों में हलचल होती रही। आधी रात कैबिनेट की गुपचुप तरीके से बैठक हुई। भतीजी मरियम ने चाचा शहबाज की कुर्सी पर जो तीर छोड़ा था वो सटीक निशाने पर लगा और मुनादी होने लगी कि कंगाल मुल्क में तख्ता पलट होकर रहेगा। अंदरूनी कहानी क्या कहा जा रहा है और हमजा शहबाज क्या अपने वालिद शहबाज शरीफ को पैगाम पहुंचा रहे हैं कि ये सब कुछ हमारे खिलाफ ही क्यों हो रहा है, और फिर अगले वजीर आजम का क्या बनना है। शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी के यानी अगर छुट्टी हो जाती है उनकी, जिसके चांसेस नजर आ रहे हैं, मरियम और नवाज शरीफ साहब तो यही चाहते हैं। वैसे शहबाज भी सियासत के पुराने और मंझे हुए खिलाड़ी हैं। अदालत की तौहीन के मामले में मरियम चाचा शरीफ को कई दिनों से घुट्टी पिला रही है, इस दावे और दिलासे के साथ कि चाचा जान अदालत में नाअहली कबूल कर लें। लेकिन शरीफ कच्चे थोड़ी हैं जो इतने सस्ते में पीएम की कुर्सी को लात मार दें। हम तो वैसे ही मारे जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है। अब शहबाज शरीफ साहब ताहयात नाअहली नहीं चाहते, वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, वो इस्तीफा नहीं देना चाहते, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब और मरियम कहती हैं नहीं जी नाअहली लिखवाओ। और मरीम साहब पहले ही ट्विटर पर आकर ये बात कर चुकी हैं कि जी इससे क्या होता है, नवाज शरीफ भी तो नाअहल हुआ था, कोई बात नहीं। उनको ये तसल्ली दी जा रही है कि कोई नहीं, चीफ जस्टिस जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद हम नाअहली भी खत्म करवा लेंगे। कॉन्स्पिरेसी हो चुकी है, तख्ता पलट और इमरजेंसी की आहट सिर उठाने लगी है। ऐसे में भूखों मरती आवाम और बेचैन है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के नाम पे एक किस्म का मार्शल लॉ है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है वो या तो टाउट होती है या एक मखसूस एजेंडे को लेके चलती है। इनडायरेक्ट मार्शल लॉ तो लगा ही रहा है, लास्ट टाइम हम देखें 2018 से लेकर 21 तक। लेकिन वैसे मार्शल लॉ का कोई हल नहीं है, ना ये हल है कोई, क्योंकि इससे मुल्क पीछे जाता है, आगे कभी नहीं बढ़ता। तो लगना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल अब हमारे यहाँ पे मार्शल लॉ के सहूलतकार बैठते हैं तो वो इस तरह की बातें करते हैं। वैसे इतिहास गवाह है, तारीखें सबूत हैं। पाकिस्तान की जब भी मौत आती है वो मार्शल लॉ की तरफ भागता है। सवाल तो उस अवाम का है जिसने फौजी निजामत के जुल्म देखे भी और सहे भी। और एक कड़वी हकीकत यह भी तो है कि पाकिस्तान 4 बार फौजी निजामत देख चुका है और उसके जुल्म भी सह चुका है। वैसे जुल्मी तो मियां शरीफ भी कम नहीं है। रमजान के पाक महीने में शहबाज सरकार ने अवाम की कब्र खोदने का पक्का इंतजाम कर लिया, और ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में फल सोने की कीमत में बिक रहे हैं। हालात बेहद खौफनाक हैं।
बर्बादी के अंगारों की तपिश झेल रही आवाम बोल उठी, पाकिस्तान के बेर बिक चुके हैं। हालात बहुत बुरे हैं बॉर्डर पार। कर्ज जितनी रफ्तार से बढ़ रहा है उससे 100 गुना की रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। आटा मुल्क में है नहीं, पाकिस्तान ने रोजा रखा है, लेकिन फल कैसे खाएं? फल तो सरहद पार सोने के दाम पर बिक रहे हैं। फाइनली आवाम भी मान चुकी है कि जिन्ना के मुल्क के दिन लग चुके हैं। ये इस तरह नहीं चलेगा, ये मुल्क इस तरह बहुत हो गया। ये मुल्क की तबाही देखिए किस तरह क्या हाल कर दिया इन्होंने, तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया है। आपकी एलसियां नहीं खुल रही, आपका अरबों खरबों डॉलर का सामान आपका खराब हो गया है। ठीक है, मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया, दिवालिया हो गया, लेकिन तमाम तर तवज्जो आइन तोड़ने पे, कानून तोड़ने, आटे पे कैसे इस कौम को इन्होंने जलील किया है। इस मुल्क को इन लोगों ने 40 साल 50 साल रूल किया। हाल देखिए अवाम को, आटे की लाइनों में मर गई है ये अवाम। अल्लाह माफ करे, जानवर नहीं ऐसे किसी यानी सिविलाइज मुल्कों में मरने देते वो भूख से। तख्ता पलट और चुनी हुई हुकूमतों को सत्ता से बेदखल करने की रवायत पाकिस्तान में रही है। यही वजह है कि कैश स्ट्रैप्ड पाकिस्तान की इकोनॉमी रसातल में है। लाले पाई पाई के बढ़ चुके हैं। आवाम बोल उठी है कि मियां शरीफ सिर्फ मुल्क को लूटने आए हैं। ये रिलीफ देने के लिए नहीं आई है, ये छीनने के लिए आई है। इसे पता लगेगा ना कि अवाम के पास अभी कुछ है, ये वो भी छीन लेगी। इस गवर्नमेंट से कोई तवक्का नहीं रखनी। छोटे से रोड मार के ये आदि हैं, इन्हें कहीं भी मुल्क में, किसी भी मुल्क में बिठाएं। जैसे खान साहब कह रहे थे ना कि इंग्लैंड में भी अगर जरदारी और नवाशी बिठा देना तो उसका ही बेड़ा गर्क कर देंगे। बेड़ा गर्क तो हो ही गया है पाकिस्तान का, बचा क्या है? अब जो कुछ है तो उसकी कीमतें आवाम के होश उड़ा रही हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान में 12 केले 280 रुपए में बिक रहे हैं, अंगूर 700 रुपए, जबकि खरबूजा 550 रुपए किलो बिक रहा है, तरबूज 700 रुपए किलो मिल रहा है। एक नारियल की कीमत पाकिस्तान में 350 रुपए है। ऐसे हालत में आवाम मोदी की तरफ देख रही है। इंडिया का नाम लेकर मियां शरीफ को धिक्कारा जा रहा है। इंडिया में हर चीज मिलती है जो पाकिस्तान में नहीं मिलती है। उसका ये है कि पाकिस्तान हमारा बहुत पीछे चलेगा हुआ, डिफॉल्ट हो गया हुआ है। इन हुक्मरानों ने हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर से अमीर होता जा रहा है। और इंडिया इक्वल, उनकी इकॉनमी भी अच्छी है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है इंडिया से कंगाल मुल्क का कोई मुकाबला नहीं। जिन्हें गुमान है उनका घमंड ये आवाम मोदी का नाम लेकर तोड़ रही है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। हमें भटकाया जाता है, सिर्फ हमें एक स्लोगन या नारा लगाया जाता है कि जी हमारे साथ इंडिया ने ये कर दिया। इंडिया ने अगर वो जो तरक्की कर रहा है वो क्यों नहीं हम अपने मुल्क में ला रहे? आपको दूसरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आपको इनविटेशन दे रहा है कि यार हम लड़ाई छोड़ के हम इस चीज़ में मुकाबला करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कौन कह रहा है? हमारी तरफ से कोई भी नहीं। हमारी तरफ से जो हमारा वज़ीर-ए-आज़म है वो सब सारी PDM का इजलास बुला रहा है कि इमरान खान को कैसे कराना है। यही तो बदकिस्मती है पाकिस्तान की। जो सत्ता में आया वो लूटने आया, जो आएगा वो भी लूटेगा। अब ऐसे में पाकिस्तानी अवाम भारत की तरफ न देखे तो भला और क्या करे? तो यानी जब मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर खतरे में है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। और भाई देखे भी क्यों ना, मुट्ठी भर आटे के लिए पाकिस्तान में लाशें जो बिछ रही हैं। मियां शरीफ के मुफ्त आटे की हसरत में अब तक 22 पाकिस्तानी दम तोड़ चुके हैं। आटे के लिए शहबाज हुकूमत आवाम को कैसे जलील कर रही है, इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट भी पाकिस्तान से रिलीज हुई है। मुट्ठी भर आटे के लिए मौत से मुकाबला। छीना झपटी, मारा मारी। सरहद पार हालात हाहाकारी हैं। मियां शरीफ की मुफ्त आटे वाली स्कीम ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। एक बोरी की हसरत में सैकड़ों हाथ आगे बढ़ते हैं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, कौन कौन नहीं लगा है लाइन। लेकिन आवाम को आटा नहीं, सिर्फ जलालत नसीब हो रही है। पूरा पाकिस्तान अपने नालायक हुक्मरानों को लानत भेज रहा है। ये पाकिस्तान है जहाँ पे लोग अगर बात करें महंगाई की वजह से रो रहे हैं, परेशानी की वजह से रो रहे हैं। ये देखें ये खवातीन आटे की लाइन पे भाग रही हैं। लानत है उन लोगों पे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो सुपर पावर की बातें करते हैं, जो ये कहते हैं हम अमेरिका को तबाह कर देंगे, जो ये कहते हैं हम दुनिया को तबाह कर देंगे, अपने घर में आटा नहीं प्रोवाइड कर रहे। रमजान में महंगाई आसमान छू रही है। आवाम के इन्हीं जख्मों पर शहबाज हुकूमत ने मुफ्त का मरहम लगाया, लेकिन मिला कुछ नहीं। आटे की ख्वाहिश में पूरा पाकिस्तान लाइन में खड़ा हो गया। मुफ्त आटे के चक्कर में अब तक 22 पाकिस्तानी जान गंवा चुके हैं, जबकि 100 के करीब लोग बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। खासकर पंजाब प्रांत, खैबर पख्तूनख्वा,
कराची, बलूचिस्तान, पीओके, लाहौर और दूर दराज के इलाकों में हाल बेहाल है। ये वो जगह है जहां मुफ्त आटे के लिए लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। हालात तो ये है कि जिन बच्चों का मुस्तकबिल तालीम है वो आटे की लाइनों में खड़े हैं। बेटा आपकी तो स्कूल जाने की उम्र है, मदरसा जानी है। मदरसा ये कंडीशन है कि स्कूल जाने की उम्र में हम आटे की लाइन में लगेंगे। पाकिस्तान कैसे डेवलप होगा? पाकिस्तान का फ्यूचर लाइन में लगा है। एक बोरी आटे के लिए आवाम जलील हो रही है। ढूंढे कहीं आटा मयसर नहीं है। ऐसे में पूरा पाकिस्तान अपने लीडर्स का मरसिया पड़ रहा है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਆਟਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ 4-4 ਗੁੱਥੀ ਤੇ ਕਈ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ। पर गल साहस कर। कोई शक नहीं, रत्ती भर शंका नहीं, पाकिस्तान की लुटिया डूब चुकी है। लोग भूखों मर रहे हैं। जो बचे हैं वो भारत की तरफ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मदद की आस लगाए बैठे हैं। मैं तो कहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इंडिया के साथ तिजारत करें। जब आप चाइना से कर सकते हो, अमेरिका से कर सकते हो, तो इंडिया से क्या बात है? और वो कौन सा आपको गोलियां मार रहा है या आपसे कुछ जंग कर रहा है? उसके लिए तो अब जंग करना मुश्किल नहीं है। अगर वो इंडिया दे भी देगा, ये ले भी लेंगे, तब भी ये वो आटा हमें नहीं देंगे। ये तब भी अच्छी चीज बाहर भेजेंगे। ये सारा अफगानिस्तान को भेज देंगे उसका आटा। पाकिस्तान तो इस टाइम मजाक बन के रह गया है पूरी दुनिया में। और ये मजाक बनाया किसने? इमरान खान ने, शहबाज शरीफ ने, तमाम सियासतदानों ने इस टाइम पाकिस्तान को मजाक बनाया हुआ है। 100% सही कहा। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क तो नालायक हुक्मरानों ने ही किया। रहा सवाल आवाम का, तो वो पहले से पिसती रही और आगे भी पिसती रहेगी। वैसे सरहद पार जो है वो दरअसल रिवायत यही रही है। सत्ता जो है वो रेवड़ियों की तरह बढ़ती रही है और आवाम जो है वो हमेशा पिसती रही है। इतिहास इसका गवाह है, तारीख इसका सबूत देती है। आज तक पाकिस्तान में एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। ऐसे में मुल्क का बेड़ा गर्क ना हो तो जरा सोचिए और क्या हो। पाकिस्तान पतन के पद पर फर्राटे भर रहा है। ऐसे में आवाम हुक्मरानों को कोस रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजीर देकर शरीफ सरकार को धिक्कार रही है। पाकिस्तान की खवातीन, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के बुजुर्ग क्यों मोदी के फैन? क्यों पाकिस्तान के घर घर में मोदी की डिमांड हाई है? इस्लामाबाद से इन तमाम सवालों पर आवाम की राय शुमारी का न्यू एपिसोड रिलीज हो चुका है। यकीन मानिए आज मियां शरीफ आवाम की राय जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। एज नेशन उधर देखा जाए तो वो अपनी कौम का हीरो है। हीरो देखो ना बनता भी है। क्या आप ये देखें कि आईटी सेक्टर में उसने कितनी तरक्की दी है। क्या आप नरेंद्र मोदी को लीडर मानते हैं एज अ पाकिस्तानी? जी बिल्कुल। देखें ना उन लोगों की, एक तो जिस तरह नरेंद्र मोदी है उन्हें काम करने दिया जा रहा है। जो वो करना चाह रहे हैं ठीक है, मुल्क की बेहतरी के लिए उन्हें पूरा मौका दिया जा रहा है उसके लिए। लेकिन जिस तरह हम अपने कंट्री की बात करें तो हमारी तरफ हमारे जो उनसे लीडर्स हैं कुछ वो करना नहीं चाहते। अगर करते हैं तो रुकावटें हैं और सबसे बड़ी रुकावट हमारी आर्मी है। सॉरी टू से मुझे कहना पड़ रहा है। 75 साल में पाकिस्तान ने 4 बार फौजी निजाम झेला, जुल्म झेले। जो भी सत्ता में वो जनरल्स के हाथ की कठपुतली बना रहा। नतीजा ये कि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में भी जो पाकिस्तानी हुक्मरान हिंदुस्तान से मुकाबले की मुनादी करते हैं तो उसकी हकीकत अवाम की जुबान सुनिए। वाकई में उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए और ना ही हम कंपेयर कर रहे हैं। सिर्फ एक बात है कि यार अगर वो लोग कुछ कर रहे हैं तो हमारे मुल्क को भी करना चाहिए। कोई भी मुल्क करे तारीफ तो करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग तारीफ नहीं करते। लोग कहते हैं कि हम ये क्या इंडिया की बात कर ले, इंडिया हमारा दुश्मन है। नहीं, इंडिया में भी मुसलमान है, इंडिया में भी वो चाहे वो दूसरे भी हैं, वो हमारे बहन भाई हैं। नहीं कि हमें इंडिया की बिल्कुल बात ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा अगर इतनी ही आग लगती है हुकूमत को इंडिया की बात करने से तो फिर ठीक है, करें ना, कुछ करके दिखाएं। अवाम ही क्यों, पाकिस्तान के बेर बिके तो गुमान के घोड़े से पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी जमीन पर कदम रखना पड़ा। जिस वक्त अवाम भूख से मर रही है उस वक्त नियाजी सामने आए और मोदी की विदेश नीति की मिसाल शहबाज शरीफ को दे डाली। क्योंकि हमने रूस से जब मैं वहाँ गया, मैंने सदर पुतिन से जब मुलाकात हुई, हमने उनको बताया कि हमारे मुल्क में ये आपकी टेंशन की वजह से तभी के तेल की कीमतें ऊपर चली गई थी। तो उन्होंने फिर अपना एनर्जी मिनिस्टर भेजा, हमाद अजहर से मुलाकात हुई और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमने जिस तरह हिंदुस्तान सस्ता तेल रूस से ले रहा था, पाकिस्तान ने भी लेना था।
और बदकिस्मती से आते साथ ही आपको पता है कि साजिश शुरू हो गई, वापस आए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गई और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट चंद हफ्तों में चली गई। पाकिस्तानी रिपोर्टर्स अवाम के मूड मीटर की नब्ज टटोल रहे थे। हाथों में मोदी और शहबाज की तस्वीर थी। मियां शरीफ की कितनी इज्जत अवाम की नजरों में है, हुजूर वाला ये भी सुन लें। ये मोदी है और ये शहबाज शरीफ है। अच्छा, इनमें से बेस्ट कौन? मोदी जी, उन पे आप कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है इंडिया में पूरी में, और इन पे कितने करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं, अदालतें भरी पड़ी हैं। मोदी अपने मुल्क के लिए बेहतर आदमी है। यकीनन जिनकी नीतियां बुलंद होती हैं, दुनिया उन्हीं की मुरीद होती है, और यही किस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा है, जिनके विजन की मुरीद पाकिस्तानी आवाम बन चुकी है। चीन की चालबाजियों का जवाब हिंदुस्तान देना जानता है, पहले भी दिया है और आगे भी देता रहेगा, फिर चाहे वो जंग का मैदान हो या फिर वायरस का हमला। चाइनीज वायरस को लेकर इंडिया एक्टिव मोड में आ चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पूरे देश में सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मॉक ड्रिल की गई। आज चीन देख ले, पूरी दुनिया देख ले, कोरोना को लेकर हिंदुस्तान की तैयारी किस लेवल पर है। वायरस की चेन ब्रेक करने के लिए दिल्ली से लेकर मुंबई तक हॉस्पिटल्स तैयार हैं। पटना और भोपाल में भी विषाणु को मात देने का इंतजाम हो चुका है। लखनऊ से लेकर जयपुर, अंबाला और झज्जर के अस्पताल भी अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। इसी तरह देहरादून से लेकर हैदराबाद तक भी कोरोना के खिलाफ ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस रिव्यू की गई। असल में ये मॉकड्रिल कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों को दर्शाती है। इसमें देखा गया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट और मेडिकल स्टाफ इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। कोविड वाली मॉकड्रिल में अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाएं और ऑक्सीजन वाले सिस्टम का भी रिव्यू किया गया। साथ ही ये भी देखा गया कि अगर केसेस बढ़े तो डॉक्टर्स इन संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा मरीजों का इलाज कैसे करेंगे। मॉक ड्रिल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत में कोरोना दोबारा रफ्तार पकड़ चुका है। 9 अप्रैल को देश भर में 5,880 नए मरीज सामने आए और अगर 5 अप्रैल से अब तक के डेटा को देखें तो 28,000 नए केस मिल चुके हैं। एक्टिव केस 35,000 को पार कर चुके हैं, यानी वायरस का नया वेरिएंट फैल रहा है। हालांकि राज्य सरकारों का कहना है कि वायरस से फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। कोविड के ऊपर पूरा ध्यान देते हुए और उनके लिए बाकायदा आइसोलेटेड रूम्स तैयार रखने हैं, हमने ऑक्सीजन तैयार रखनी है। मैं कोई गैदरिंग बंद करके अफड़ा तफड़ी नहीं मचाना चाहता। मैं कहता हूँ कि अगर आपका फंक्शन है आप करिए, अगर 100 से ज़्यादा है तो सारे मास्क डालिए। ऑक्सीजन जनरेशन हो, ऑक्सीजन स्टोरेज हो, ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर हो, बिस्तरों की संख्या हो, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट हो, HR की ट्रेनिंग हो, हर व्यवस्थाएं हमारी चौक चौबंद है। आपको बस यही निवेदन है कि मास्क लगाएं, भीड़ से बचें। कोरोना से पिछला एनकाउंटर सरकारों को काफी कुछ सिखा चुका है। कम से कम इतना तो सब जान ही चुके हैं कि इस वायरस को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि राज्य सरकारों की तरफ से तमाम उपाय शुरू हो चुके हैं। कुछ राज्यों में मास्क वाली पाबंदियां भी दोबारा दिखाई देने लगी और इसी का एक्सटेंशन जो है वो मुंबई में भी नजर आया। बीएमसी ने सभी अस्पतालों में मास्क को मैंडेटरी कर दिया है, यानी अब मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स के लिए मास्क पहनना जरूरी। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से भी मास्क पहनने की अपील। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने बताया, टेस्ट में कमी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो ना करना और नए वेरिएंट के आने के चलते कोरोना बढ़ रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है नए वेरिएंट की वजह से कोरोना के लक्षण भी अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। भारत में 2 दिनों तक मॉक ड्रिल क्यों होगी, उसकी वजह इस ऑल इंडिया कोरोना डेटा से पता चलती है। कोरोना का संक्रमण जिन इलाकों में मिल रहा है, जिन जगहों पर यह वायरस तेजी से फैल रहा है, वो जगह है जहां पॉजिटिविटी रेट 10% या उससे ज्यादा है। ये नक्शा उन्हें डिफाइन करता है। दिल्ली NCR में वायरस हावी है। हिमाचल के सिरमौर में पॉजिटिविटी रेट करीब 23% है। मुंबई में करीब 14% और केरल के तिरुवनंतपुरम में वायरस का संक्रमण दर 19% है। अप्रैल के शुरुआती हफ्ते का यह डेटा कोरोना के बढ़ते हॉटस्पॉट्स को बताता है। यही वजह है कि फिलहाल कोई भी राज्य कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। मुंबई के अस्पतालों में मास्क मैंडेटरी हो गया है। यहाँ पे अगर केसेस बढ़ते हैं तो ऑलरेडी वी हैव 50 बेडेड, 50 बेड की व्यवस्था अडल्ट्स के लिए है और 20 बेड जो है वो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए पहले ही हमने रखे हैं और वो वार्ड अभी भी वर्किंग लास्ट टाइम भी था और अभी भी है। जैसे जैसे मई का महीना नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कोरोना का ट्रांसमिशन कई स्टेट्स में दिखने लगा है। हालांकि जहां तक वायरस की सुपर स्पीड का सवाल है, तो इस मामले में केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्य टॉप पर हैं। 5 राज्यों में 80% से ज्यादा केस मिले हैं। अभी तो केसेस बढ़ ही रहे हैं, तो कब तक बढ़ेंगे कह नहीं सकते हैं, बट ये है कि उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं जैसे पहले वेव्स में बढ़ते थे ना, कि डेली डबल हो रही फिगर।
उस टाइप से नहीं, उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो अभी तक है, टच वुड, वो ये है कि वो केसेस जो है कोई ऐसे सीरियस नहीं है। कोविड के लक्षण को लेके कोई पेशेंट सीरियस नहीं आ रहा है। सिर्फ दिल्ली के डॉक्टर्स नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के डॉक्टर्स का भी कहना है कि ये वायरस अब बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के फॉर्मर कन्वीनर ने बताया कि इस बार वायरस का नया वेरिएंट कोरोना के नए सिम्टम्स लेकर आया है, जो पहले की लहर में नदारद थी। बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, जिसमें तेज खुजली होती है। इसके अलावा आंखों का चिपचिपा होना जैसे सिम्टम्स भी ऐड हुए हैं। इस बीच अगर तेज बुखार, सर्दी, खांसी, त्वचा से जुड़े लक्षण दिखाई दे तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। अब कुछ दिनों कोविड के केसेस दिल्ली में बढ़ेंगे। डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, केसेस बढ़ेंगे। फ्लू और इन्फ्लुएंजा की तरीके के सिम्टम्स आएंगे लोगों को, बुखार आएगा, जुकाम, खांसी होगी, मगर वे लोग ठीक हो जाएंगे। मगर इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा लोगों से कि अगर आपको जुकाम, बुखार, खांसी है तो फिर आप पब्लिक प्लेसेस में या तो निकलिए मत, और निकलिए तो मास्क वगैरह लगा के निकलिए, वरना आप जो है ये और लोगों को भी फैलाएंगे। अब सवाल है कि अगर वायरस का नया वेरिएंट एक्टिव है, केस बढ़ेंगे तो फिर क्या करना चाहिए। इसे लेकर राज्य सरकारों को क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। फॉर्मूला वही पुराना है, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। यानी टेस्टिंग ज्यादा बढ़ाएं, जो एलिजिबल है वो वैक्सीन लगवाएं, और कोरोना को लेकर लोग एहतियात बरतें। मसलन भीड़ भाड़ में जाने से बचें, अगर जाना जरूरी है तो मास्क लगाएं। तो बात बड़ी सिंपल है, सावधानी बरतेंगे तो वायरस से बच जाएंगे। और एक और वायरस भी तो है जो अब शहर शहर फैल रहा है। ये दंगे और हिंसा का वायरस है, जिसकी चपेट में छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक शहर आए हैं। सवाल है, क्या सियासी फायदे के लिए दंगे वाला प्रयोग किया जा रहा है? क्या ये दंगों को बाकायदा ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा है? दो राज्य, दो शहर, लेकिन तस्वीरें कमोबेश एक जैसी हैं। बेमित्रा में एक युवक की मौत के बाद शहर में बवाल मच गया, जबकि जमशेदपुर में धर्म ध्वजा के अपमान को लेकर हालात बेकाबू हो गए। दोनों जगह मामला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा था, लेकिन जब तक खाकी वर्दी वाले पहुंचते, हालात काबू करते, तब तक हंगामे की गूंज दूर तक सुनाई देने लगी थी। बेमित्रा के बिरनपुरा में हिंसा के बाद तनाव जारी है। पुलिस गश्त कर रही है, लेकिन इसी दौरान एक और घटना सामने आई। जिस जगह भुवनेश्वर साहू नाम की युवक की हत्या हुई थी, उसी दौरान एक झोपड़ी में आग लग गई। आग कैसे लगी, किसने लगाई, इसे लेकर कुछ क्लियर नहीं। सिलेंडर। असल में पूरा विवाद शनिवार से शुरू हुआ था, जब बच्चों के मामूली झगड़े ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। इसी दौरान भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या को लेकर कार्रवाई की, गिरफ्तारियां की, लेकिन इसके बावजूद माहौल तनावपूर्ण है। विश्व हिंदू परिषद ने बंद बुलाया, जिसका असर दिखाई भी दिया। बेमित्रा से लेकर रायपुर तक प्रदर्शन हुआ। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। टारगेट पर सीएम बघेल थे। हालांकि सीएम ने कहा, कानून अपना काम कर रहा है। जो शिकायतें मिली है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन पूरी नज़र रखी हुई है और शांति बनाए रखें। कानून अपना काम करेगा। जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह जमशेदपुर में भी झंडा विवाद पर 2 दिन तक तनाव रहा। फिलहाल हालात काबू में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हिंसा प्रभावित इलाके में फ्लैग मार्च किया। लेकिन आसपास के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर शांति है। दूर दराज से लोग आए थे जो इस मकसद से आए थे कि हम हिंसा भड़काने में सफल हो जाए। लेकिन फिलहाल स्थानीय प्रशासन जो है वो अलर्ट पर है और आसपास में आप रैपिड एक्शन फोर्स देख सकते हैं। झारखंड पुलिस जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात किया गया है। माहौल शांत नजर आ रहा है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर इंटरनेट बंद कर दिया गया। इस बीच पुलिस ने बीजेपी नेता समेत 50 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है। प्राथमिकी ऑलरेडी दर्ज की जा चुकी है और अभी तक का जो रिपोर्ट है उसमें लगभग 60 जो मिसक्रिएंट्स हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये दोनों समुदाय से है। ये हमारे पास बहुत सारे वीडियो फुटेज हैं, बहुत सारे फोटोज़ हैं। डेफिनेटली पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल करके और जो लोग भी इसमें फ्रंट से या बैक से जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, डेफिनेटली उसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। सांप्रदायिक हिंसा के मामले में बीजेपी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई के बाद बीजेपी ने एक तरफा एक्शन का आरोप लगाया। जिले के एसएसपी और कलेक्टर से मुलाकात की। एक आम आदमी की ड्रीम कार के लिए 50 लाख रुपए बहुत है। इतने में कई अच्छी बड़ी ब्रांड्स की गाड़ियां आ सकती हैं।
लेकिन एक शख्स ने 122 करोड़ रुपए, जी 122 करोड़ रुपए खर्च करके सिर्फ एक नंबर प्लेट खरीदी। देखिए ये वर्ल्ड वायरल रिपोर्ट। लेकिन जब शौक की कीमत रुपए में 122 करोड़ से भी ज्यादा हो तो ऐसा शौक विश्व रिकॉर्ड ही बनवाता है। यूएई में कार के वीआईपी नंबर प्लेटों की नीलामी की गई। इसमें एक शख्स को एक नंबर इतना पसंद आया कि उसने नंबर खरीदने के लिए 55 मिलियन दिरहम खर्च कर डाले, यानी करीब 122.6 करोड़ रुपए। यह नंबर है P7। जी हां, P7। बोली लगाने वाले की पहचान अभी गुप्त रखी गई है, लेकिन उस सीक्रेट खरीदार ने पूरी दुनिया में सनसनी जरूर फैला दी है। दरअसल इस मेगा इवेंट को यूएई सरकार ने रमजान फूड फंड के लिए आयोजित कराया था। मकसद भूखे लोगों तक खाना पहुंचाना था। P7 नंबर प्लेट के लिए बोली 33 करोड़ रुपए से शुरू की गई, जो देखते ही देखते 122 करोड़ के पार चली गई। बताया जा रहा है कि इससे पहले साल 2008 में सबसे महंगे नंबर प्लेट का रिकॉर्ड बना था, जब एक शख्स ने एक नंबर प्लेट के लिए करीब 116 करोड़ रुपए चुकाए थे। सऊदी अरब में मौसम का मिजाज अचानक से बदला। देखते ही देखते रेगिस्तान में बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई और फिर गाड़ियां तैरती हुई नजर आई। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। इन्हें देखकर कुछ लोगों ने ट्विटर पर लिखा है, कयामत को लेकर जो भविष्यवाणी की गई थी वो सच साबित होती दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब रेगिस्तान में हरियाली दिखने लगी और असीर के साथ अलबहा इलाके में ओलों की बारिश हुई है। सऊदी अरब में बीते कुछ महीनों में इस तरह अचानक मौसम बदलने वाले कई इवेंट रिकॉर्ड किए गए हैं और इस बार तो बाकायदा मक्का में उम्रे के दौरान बारिश की तस्वीरें भी सामने आई। मक्का रीजन के ऑफिशियल ट्विटर पेज से बारिश का वीडियो शेयर किया गया। इसमें बताया गया सोमवार को सुबह के वक्त अचानक तेज बारिश आ गई। उस वक्त ज़ायरीन तवाफ कर रहे थे। कुछ लोग इस दौरान काबे के सामने इबादत करते हुए भी नजर आए थे। हालांकि बारिश के बीच सुरक्षा और दूसरी एजेंसियां सक्रिय नजर आईं। अधिकारी इंतजाम को दुरुस्त करते नजर आए ताकि बदले मौसम की वजह से कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। रमजान के मौके पर हजारों मुस्लिम श्रद्धालु उम्रे के लिए खासतौर से मक्का मदीना पहुंचते हैं। सऊदी में इस साल रमजान की शुरुआत 23 मार्च से हुई। रमजान का महीना जो है वो 21 अप्रैल तक सऊदी अरब तो मास्टर स्ट्रोक देख रहे थे आप। अब मुझे इजाजत दीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।